बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 4 की वीडियो को। सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स। जब हमने कोई ड्रग दिया या एक एगोनिस्ट गया, एगोनिस्ट जाके अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है और फिर हम कहते हैं कि वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब जब वो रिसेप्टर पे अटैच हो गया तो आगे इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सेल के पास कोई ना कोई मशीनरी होनी चाहिए, कोई ना कोई सिग्नलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो वही सिग्नलिंग मैकेनिज्म हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। यहाँ पे जो बातें उसने लिखी हुई है सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लिखी हुई है, हवा में तीर मारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बस बताना ये चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जो कि चेंजेस कॉज करें। ऐसा हो सकता है कि जो रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम, रिसेप्टर मतलब जहां पे आपका एगोनिस्ट लग रहा है और इफेक्टर जो कि फिर इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें हो सकता है कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो, जिसमें वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं गुआनाडाइल साइक्लेज की। हम अक्सर पढ़ते हैं ना, वो गुआनाडाइल साइक्लेज होता है, वो साइक्लिक जीएमपी बनाता है, उससे आगे तक चलते हैं हमारे पास, हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाला काम चला। इसी तरह हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रीअपटेक है उसको हम इनहिबिट कर रहे हो या उसको हम प्रमोट कर रहे हो। जिस तरह आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज वगैरह को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से मुख्तलिफ आयन चैनल्स होते हैं जिनको रेगुलेट कर सकते हैं। खास तौर पे इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जो कि हार्ट में एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो वो ड्रग्स जो होते हैं वो आयन चैनल्स को रेगुलेट करते हैं। जिस तरह हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ेंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो वो जाहिर बात है आयन चैनल्स को रेगुलेट करके अपना काम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लार्जेस्ट ग्रुप यानी ज्यादातर ड्रग्स में होता ये है कि ड्रग सेल के बाहर मौजूद होता है, रिसेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन पे या अंदर कहीं रिसेप्टर मौजूद होता है और फिर सेल के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है और ड्रग बाहर आता है। एक जो कॉमन प्रोसेस है वो ये होता है। ठीक है, फॉर लार्जेस्ट ग्रुप ये काम चल रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक तो एग्जाम में कोई आने वाली बात नहीं है। जो एग्जाम में सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि रिसेप्टर्स की टाइप्स बताएं, राइट ऑन द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर या क्लासीफाई द रिसेप्टर्स। ठीक है बात, या सिग्नलिंग मैकेनिज्म के टाइप पूछ ले वो आपसे, तो टाइप बताएं तो आपके पास 5 टाइप्स हैं। नंबर 1, रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर हो सकता है। ये उन ड्रग्स के लिए होगा जो ड्रग्स मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल हो, यानी कि स्टेरॉइड्स वगैरह। ठीक है, सारी बातें मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होंगे तभी तो वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर तक पहुंच सकेंगे। अगर कोई ड्रग प्रोटीन है या वाटर सॉल्युबल है तो वो उसके लिए जरूरी है कि रिसेप्टर मेम्ब्रेन की सरफेस पे हो। तो नंबर 1 हो गया आपके पास इंट्रासेलुलर ड्रग्स। इसको फर्दर लोग इंट्रा न्यूक्लियर वगैरह में क्लासीफाई करते हैं, लेकिन अभी आप एक ही कैटेगरी रखें, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। सही होगी बात। दूसरे होते हैं आपके पास लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर्स। इसमें आपके पास वो कोई भी चीज उनके ऊपर अटैच हो रही है वो यहाँ पे मौजूद है और फिर वो आगे काम करवाने, जिस तरह के टायरोसिन काइनेज की उन्होंने एग्जांपल दे दी। तीसरे होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपके पास जैक स्टैट की उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको कि वो आगे एंजाइम मौजूद होता है। जैसे ही वो रिसेप्टर पे लगते हैं तो डायरेक्टली एंजाइम्स एक्टिवेट होना शुरू होते हैं और वो एंजाइम्स आगे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। चौथे हो गया आगे बाद आयन चैनल, जो भी यहाँ पे डिस्कस किए थे हमने। आयन चैनल रिसेप्टर्स, कोई भी जो ड्रग होगा वो या आयन चैनल को प्रमोट कर रहा है या आयन चैनल को इनहिबिट कर रहा है और उससे अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। और 5वीं टाइप आती है जी प्रोटीन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, जिसमें सेकेंड मैसेंजर को हम यूज कर रहे होते हैं। तो सेकेंड मैसेंजर वाले रिसेप्टर्स ये होते हैं। अगर हम बिग कैटेगरी में जाए तो वो साइटोकाइन रिसेप्टर्स का भी जिक्र करता है, लेकिन मोर और लेस आपके पास यही 5 टाइप्स होती हैं। एक होगी आपके पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स के लिए होगी। दूसरी होगी लाइगैंड गेटेड, जिसमें टायरोसिन काइनेज की एग्जांपल होगी। तीसरी है वो एक साइटोकाइन रिसेप्टर्स भी बता रहे हैं, अगर आपने किसी को डिप्रेशन मारना हुआ या टीचर को इम्प्रेस करना हो तो ये भी लिख छोड़ना। अच्छा, फिर आयन चैनल्स को रेगुलेट करने वाले हो गए और फिर जी प्रोटीन और सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाले हो गए। अच्छा, जी प्रोटीन्स दो, मतलब इसके भी फर्दर टाइप्स है और यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, मतलब मिनी कैटेगरी में मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आगे जी प्रोटीन जी स्टिमुलेटरी भी होती है जिसको हम जी एस प्रोटीन्स कहते हैं, इनहिबिटरी भी होती है जिनको हम जी आई प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, ये गुआनाडाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करती है, ये गुआनाडाइल साइक्लेज को इनहिबिट करती है। फिर बाजू का जी प्रोटीन आगे कुछ और चीजें भी कॉज कर रही होती हैं, फॉस्फोइनोसिटोल्स मतलब जी क्यू भी होती है। तो इस तरह आगे जी प्रोटीन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है वैसे, लेकिन मिनी कैटेगरी में अभी इस लेवल में चाहे आप उसको ना याद करें, आगे जाके हम लोग जब ड्रग्स को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड मैसेंजर्स 3 तरह के हो सकते हैं, साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी हो सकता है और फॉस्फेट और कैल्शियम वगैरह। ये देखो सेकंड मैसेंजर, एक साइक्लिक एएमपी वो कह रहे हो सकता है, दूसरा फॉस्फोइनोसिटाइड्स और तीसरा वो कह रहे हैं साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, जो 3 तरह के आपके पास सेकंड मैसेंजर्स हो सकते हैं। एक तो दोबारा रिसेप्टर्स की टाइप क्लासिफाई कर लेते हैं हम, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, आयन चैनल रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। ठीक होगी बात। अच्छा, अभी जो रिसेप्टर्स हैं इनकी भी रेगुलेशन होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिसेप्टर रेगुलेशन।
किसी भी वजूहात से रिसेप्टर्स के नंबर भी बढ़ सकते हैं, रिसेप्टर्स की लोकेशन भी चेंज हो सकती है और इनका इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के साथ भी चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों होता है जनाब वाली? अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है आपके पास, टेकीफाइल एक्सिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टेकीफाइल एक्सिस क्या होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब फ्रीक्वेंटली कोई ड्रग दिया जाए या कोई एगोनिस्ट बहुत ज़्यादा दिया जाए, बहुत देते रहे हम उसको, बहुत बड़ी डोज में दिया जाए, तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है और उस रिसेप्टर को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। यानी कि पहले एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया तो उससे हाइपरटेंशन ट्रीट हो रही थी, लेकिन जब हम देते रहे बहुत ज़्यादा डोज में देते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ने उस ड्रग को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। उसने कहा फारिग सा ड्रग है, पीछे ही पड़ गया यार, ठीक होगी बात। तो अच्छा, अब बॉडी किस तरह से उसके इफेक्ट से बचती है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेकीफाइल एक्सिस के पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सही। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम एक ड्रग के अगेंस्ट टॉलरेंस भी कहते हैं वैसे, ठीक है कि बात। टेकीफाइल एक्सिस पर्टिकुलर टर्म है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डोज में ड्रग दे रहे हैं तो उससे इफेक्ट हो रहा है, और टॉलरेंस एक काइंड ऑफ मैकेनिज्म है जिसमें आप कहते हो कि जी ड्रग से रेजिस्टेंस जो पैदा होती है उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। ओके हो गया। अब ये किस तरह से, ये टेकीफाइल एक्सिस किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, इसके कुछ मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। जैसे नंबर एक मैकेनिज्म ये है कि रिसेप्टर्स कहते हैं यार ये ड्रग तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि वो आगे जो जी प्रोटीन्स हैं उन तक एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि यानी कि मिसाल के तौर पे ये आपका सेल है ना, इस पे ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, अब ड्रग आई जा रहे थे रिसेप्टर को करके आगे जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते थे और जी प्रोटीन के थ्रू अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करी जा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद रिसेप्टर कहते हैं कि यार ये ड्रग तो बाज नहीं आ रहा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि जी प्रोटीन को दूर कर देते हैं, तो जी प्रोटीन को डिसएसोसिएट कर दिया। अब ड्रग तो आ रहा है और वो रिसेप्टर में तो लग रहा है, लेकिन आगे जी प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं हो पा रही, तो सारी बात इफेक्ट ही नहीं प्रोड्यूस होगा। हम कहेंगे भाई ये तो टॉलरेंस पैदा हो गई है बॉडी में, टेकीफाइल एक्सिस हो गया है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है इसकी कि बी अरेस्टिन। अब हम बीटा एडिनो रिसेप्टर्स को देखते हैं तो बी अरेस्टिन के थ्रू आप जी एस कपलिंग प्रोटीन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बी अरेस्टिन हिसाब लगाता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया और वो जी प्रोटीन को अलग कर देता है। सही की बात, बीटा अरेस्टिन ये काम कर रहा होता है। ये एक मैकेनिज्म हो गया टेकीफाइल एक्सिस का। एक और मैकेनिज्म ये होता है कि रिसेप्टर्स कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ड्रग आ रहा है तो हमें ऐसा करना चाहिए सरफेस से हम गायब हो जाएं, शैम्पू हो जाएं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे वाली वो इंटरनलाइज हो जाते हैं, वो मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते ही नहीं, वो अंदर चले जाते हैं। वो कहते हैं बस मेम्ब्रेन पे 2-4 लगे हुए हैं, बाकी सारे अंदर चले जाओ ताकि ड्रग ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही ना सके। समझो की बात। तो ये आपके पास इंटरनलाइज हो गए। बाद तो इंटरनलाइज होकर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनका, और बाद का ये भी होता है इंटरनलाइज हुए फिर दोबारा लग गए फिर दोबारा इंटरनलाइज हुए, ये पूरा साइकिल उनका चलता रहता है। तो कुछ ड्रग्स के लिए साइकिल जरूरी होता है। अच्छा, ये 2 मैकेनिज्म होगा टेकीफाइल एक्सिस के। तीसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि उस ड्रग को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए था वो खत्म हो गया, वो सबस्ट्रेट ही कम हो गया। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई है वो आगे हम लोग सीरियस की फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। बेसिकली निट्रोग्लिसरीन की एग्जाम्पल है। वो होता है बेसिकली ये है कि निट्रोग्लिसरीन ना ब्रेक होता है, मतलब उससे फॉर्म होता है निट्रिक ऑक्साइड, और ये निट्रिक ऑक्साइड कॉज करवाता है वेजोडाइलेशन। सही के बाद निट्रिक ऑक्साइड बेसिकली रिसेप्टर पे लगता है, साइक्लिक एमपी को बढ़ाता है, कैल्शियम चैनल पे इफेक्ट करता है, जो भी है वेजोडाइलेशन कॉज करता है। तो निट्रोग्लिसरीन को इसमें कन्वर्ट होने के लिए सल्फाइड्राइल ग्रुप्स या कह लो थायोल ग्रुप्स की जरूरत होती है। जब बहुत ज़्यादा निट्रोग्लिसरीन हो जाए ना, या नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये ग्रुप्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब इतने यूज़ होंगे तो कमी तो आएगी। जब ये ग्रुप्स में कमी आ जाएगी तो अब हम मजीद निट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, लेकिन निट्रोग्लिसरीन से निट्रिक ऑक्साइड ही नहीं बन पा रही। जब निट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पा रही तो इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में एक जुगाड़ हम ये लगाते हैं कि हम कहते हैं अच्छा चलो ड्रग दे रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए ड्रग देना छोड़ दो। जब हम 8-10 घंटे ड्रग नहीं देते तो दोबारा ये ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं, दोबारा बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, हम दोबारा ड्रग देते हैं, दोबारा इफेक्टिवनेस आ जाती है। तो ये बात याद रखें, टेकीफाइल एक्सिस ऑल्दो जब एक बड़ी डोज में दिया तो इफेक्ट ज़रा खत्म हुआ, लेकिन जब काफ़ी देर के लिए ड्रग देना छोड़ते हैं तो बॉडी दोबारा सेंसिटाइज हो सकती है। सही की बात। आगे बस एंड में उसको समराइज करने के लिए डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन का जिक्र कर रहे हैं। डाउन रेगुलेशन तो हमने पढ़ ली। अगर ड्रग बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, उनके नंबर में कमी आ जाती है, उनकी सेंसिटिविटी में कमी आ जाती है। और अगर ड्रग बहुत थोड़ा हो तो रिसेप्टर्स सेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। रिसेप्टर्स उसकी बड़ा यार बिल्कुल ऐसी है जिस तरह अगर कोई मेहमान बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, रोज़ ही घर आना शुरू हो जाए, अब रोज़ तो नहीं ना उसके लिए पूरा एहतमाम करोगे चाय शाय का, बाबा चाय रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता पैटीज कम होना शुरू हो जाएंगे, फिर बस बिस्किट पे ले आओगे, फिर उसको बस निमको देना शुरू कर दोगे, ऐसे ही है ना। और एक कोई खाला है जी, वो अमेरिका में रहती हैं, वो जी साल बाद आती हैं, और वो कुछ पिछले 8-10 साल से नहीं आई। जब 8-10 साल से नहीं आएंगी तो उनका इंतजार बहुत बढ़ जाएगा। अब उनको वो जब कभी आएंगी 8 साल बाद तो उनका बड़ा वेलकम होगा जी, वाह जी चाय तो क्या चरगे शरगे बन रहे होंगे उनके लिए। तो यही हिसाब है। जो ड्रग्स बहुत थोड़े होते हैं सेल उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं, हम कहते हैं जी अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो गए। और जो ड्रग बहुत ज़्यादा होते हैं रोज़ ही आई जाते हैं,
तो उसके लिए हम इतना स्वागत नहीं करते, हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो गई। ठीक होगी बात। तो ये आगे बातें थी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब इस ग्राफ को एकदम हम देख लेते हैं, पीछे वाला हमारे पार्ट 1 2 वाली चीज़ें जब रिवाइज हो जाएंगी, एफिकेसी वगैरह को देखते हैं। यार ये 3 ड्रग्स उन्होंने शो किए हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ इनमें एफिकेसी किसकी सबसे ज़्यादा है। एफिकेसी देखने के लिए आप देखो कि कौन सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो ए की एफिकेसी सबसे कम है, इन दोनों की तकरीबन बराबर है। वैसे मुझे शक पड़ रहा है कि बी की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल तकरीबन बराबर है। आमतौर पे एमसीक्यू में वो ऐसी चीज़ नहीं देते जिसमें वो आपकी नज़रों का टेस्ट कर रहे हो, बड़ी ऑब्वियस चेंज होती है। एनीवेज इन दोनों की तकरीबन बराबर हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंसी किसकी ज़्यादा है, तो पोटेंसी उसकी ज़्यादा होती है जो कि हाफ द मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो लेस डोजेज पे। तो ये हाफ द मैक्सिमम इफेक्ट इतना बनता है, बी का हाफ द मैक्सिमम इफेक्ट तकरीबन इतना बनता है और सी का तकरीबन इतना बनता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे कौन सा है, ए का। तो ए वाला सबसे कम डोजेज पे हाफ द मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसलिए पोटेंसी सबसे ज़्यादा ए की है। तो इन सारियों में से आपके पास ये सही है कि ड्रग बी इज़ मोर पोटेंट देन ड्रग सी। जारी बात है, सी से ज़्यादा ए सबसे पोटेंट है, उससे कम बी, उससे कम सी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बी इज़ मोर पोटेंट देन सी, बिल्कुल सच्ची बात की है। एंड मोर इफेक्टिव देन ड्रग ए। जारी बात है, ड्रग ए की एफिकेसी इतनी है, ड्रग बी की, तो ड्रग बी की एफिकेसी ए से ज़्यादा है और ड्रग बी की पोटेंसी जो है वो सी से ज़्यादा है। तो वैसे ऐसे एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ये ग्राफ डिस्कस किया था। बाकी थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।